तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर के प्रकार। ठीक है, इसके पहली वाली क्लास में हमने वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में वर्ण का महत्व क्या होता है, माला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर, ध्वनियाँ और इसके प्रकार, संख्या, ये बहुत सारे प्रश्न जो हैं इसके पहली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि अब आज की क्लास में स्वर के बारे में पढ़ना है और व्यंजन के बारे में कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं और व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो वही हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखते हैं हम स्वर के प्रकार कितने होते हैं। वैसे स्वर की आपको पता है स्वर की संख्या जो है वो 11 होती है, पर 11 स्वर की संख्या में 11 स्वर होते हैं, उसके बाद भी इसके प्रकार जो है वो 7 प्रकार होते हैं। 7 प्रकार इसमें बताए गए हैं। तो स्वर के जो हैं वो 7 प्रकार जो हैं ये 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 7 प्रकार में एक होता है आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा लगाते हैं उसमें या उनको बोलते हैं, उस आधार पर भी इसके 3 प्रकार होते हैं। और यही आपके प्रसिद्ध प्रकार हैं, ऐसे प्रकार हैं जो आपको कई एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये इसके प्रकार। दूसरे नंबर पर होता है मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर। मुख्य का द्वार मतलब मुख्य जो है वो कैसे खुलता है, किस स्तर पर खुलता है, उसके आधार पर भी ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब उन स्वरों को आप बोलने में जीभ का किस भाग का प्रयोग करते हो उस आधार पर भी इसके 3 प्रकार होते हैं। चौथे नंबर पर होता है हवा के नाक या मुख के निकलने। हवा जो है वो नाक से निकलती है या मुख से निकलती है, तो उसके आधार पर भी इसके 2 प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, छठवें नंबर पर आता हो, छठवें चौथे के बाद 5वें नंबर पर आता है आपका ओंठों की स्थिति के आधार पर। आप जिस स्वर को बोलते हो उसमें ओंठों की स्थिति क्या होती है उस आधार पर भी 2 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, अब 6वें नंबर पर होता है घोषत्व के आधार पर। घोष के आधार पर भी स्वर, घोष को पहले हम देखें, घोष जो है वो 2 होते हैं, सघोष और अघोष। तो अब सघोष अघोष में से स्वर जो हैं, सभी स्वर जो हैं वो सघोष होते हैं। इसमें इतना ही है कि जो 25 होते हैं आपके व्यंजन, उन 25 व्यंजन में से सघोष व्यंजन भी होते हैं। तो पर उनमें सघोष व्यंजन सब नहीं होते हैं, पर स्वर की बात किया है, स्वर जो हैं सारे स्वर जो हैं सघोष व्यंजन होते हैं। तो ये प्रकार है, अगर आपको आता है कि घोषत्व के आधार पर स्वर क्या होते हैं, स्वर जो हैं वो सारे स्वर जो हैं वो सघोष में होते हैं, सघोष स्वर होते हैं। 7वें नंबर पर है प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर अब सघोष में देख लेते हैं हम कि जी घोषत्व क्या कहलाता क्या है। घोषत्व कहलाता क्या है, तो घोषत्व वो कहलाता है जब स्वर जहाँ से निकलते हैं, जो स्वर की तंत्रियाँ होती हैं, अंदर से स्वर जो निकलते हैं, उस स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर ही घोषत्व को बांटा गया है। कंपन कितना कंपन होगा उस आधार पर ही घोषत्व को 2 भागों में बांटा गया है। तो स्वर तंतुओं में कंपन होना घोषत्व कहलाता है। ये इसकी शब्द की परिभाषा हो जाएगी। स्वर तंतुओं में कंपन होना घोषत्व कहलाता है। ठीक है, महाप्राण, तो आप उस हवा का प्रभाव कितना होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है, इस आधार पर ही महाप्राण, प्राण मतलब प्राणवायु, तो प्राणवायु यानी हवा का निकलना कितना होता है वो कहलाता है आपका प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्राणत्व के आधार पर भी सारे स्वर जो हैं वो अल्प प्राण ही होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्राण होते हैं, तो अल्प प्राण में ही सारे स्वर होते हैं, महाप्राण में कोई स्वर नहीं होता। जी आप महाप्राण और अल्प प्राण जो है उसमें पढ़ोगे व्यंजन के प्रकारों में। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं कि इसको कैसे कहते हैं, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले नंबर दिया है मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला जो है हस्व स्वर, इसको लघु स्वर भी कहते हैं और मुख्य स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इनकी स्वर संख्या 4 बताई गई है। हस्व स्वर, लघु स्वर या मुख्य स्वर। ठीक है,
तो ये जैसे आ, छोटा ऊ, छोटा ई, ठीक है, जे जो है और ए, जे जो है लघु स्वर माने जाते हैं। लघु स्वर मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। तो इसमें ए, आ, ई, उ और रा जैसे चार जो है वो लघु स्वर या हस्व स्वर या मुख्य स्वर माने जाते हैं। अब इसको छोड़कर जो 7 स्वर और होते हैं वो स्वर माने जाते हैं दीर्घ स्वर में। इसको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर ही बनते हैं। जैसे आपका बड़ा आ, तो बड़ा आ छोटे आ से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो ये जो है वो 7 जो स्वर होते हैं, 11 स्वर में से 4 जो हैं वो हस्व स्वर होते हैं, 7 जो हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर जो 7 होते हैं उसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्लुत स्वर, ये वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण में, अच्छा यहाँ है हस्व स्वर क्या होते हैं। हस्व स्वर में इनके उच्चारण में हवा जो है, हवा का प्रभाव या हवा का बहाव जो है वो कम मात्रा में होता है। दीर्घ स्वर में हवा का प्रभाव, हवा का बहाव अधिक मात्रा में होता है। किससे? हस्व स्वर से अधिक होता है। हस्व स्वर में कम मात्रा में होता है, दीर्घ में उससे अधिक होता है, और प्लुत स्वर में इन दोनों से अधिक होता है, तो वो हो जाता है प्लुत स्वर। इनका प्रयोग जो है, प्लुत स्वर का प्रयोग जो है, अगर प्रयोग आ गया कहाँ होता है इनका प्रयोग, तो इनका प्रयोग जो है नाटक का मंचन करने में होता है और किसी का नाम बुलाने में होता है। अगर किसी का आप नाम लेकर बुलाते हो तो उस प्लुत स्वर में बुलाओगे, क्योंकि उसमें लास्ट का जो अक्षर रहेगा वो थोड़ा सा लंबा खिंचता है। किसी का नाम बुलाते हैं तो नाम बुलाने में देखा होगा आपने, या नाटक में कोई संवाद बोलते हैं तो संवाद में भी इनका प्रयोग होता है, ठीक है। आज समझिए मात्रा और उच्चारण के आधार पर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है। जब मुख्य का द्वार खुलता है उस आधार पर ही स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया है। जैसे निर्वृत्त, निर्वृत, निवृत्त मतलब पूरा व्रत खुलता हो। आ बोलते आप, आ बोलने में आपका मुंह जो है, इसमें मुंह के आधार पर है मुख्य द्वार, मुंह के आधार पर, तो मुंह जो है पूरा खुलता है, तो ये हो जाता है निवृत्त, पूरा मुख खुलता है इसमें। इसकी संख्या 1 बताई गई। आ, अर्ध निवृत्त, आधा मुंह खुले, तो मुख खुलने पे आधार पर इसमें पूरा मुंह खुलता है, इसमें आधा मुंह खुलता है। तो पूरा मुंह खुले तो जी वाला, आधा मुंह खुले तो जी वाला, ठीक है। संवृत और अर्धसंवृत, संवृत मतलब जिसमें मुंह पूरा लगभग बंद हो जाता है। जो खुलने के आधार पर है, ये दोनों हैं, इसमें मुंह खुलता है, खुलेगा, पूरा खुलेगा मुंह, आधा खुलेगा। इसमें दोनों में बंद होता है, इसमें पूरा बंद होगा, इसमें आधा बंद होगा, ठीक है। तो मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार बताए गए हैं, और इन 4 प्रकारों के जे मुख खुलने पर भी होता है, बंद करने पर, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ का प्रयोग उनको बोलने में कैसा करते हो आप, उस आधार पर भी इसके 3 प्रकार बताए गए, ठीक है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर यानी जीभ का उच्चारण करते समय उस जीभ के किस भाग का प्रयोग होता है, तो वो अग्र स्वर, आगे वाले जीभ का प्रयोग होता है। जैसे आप बोलते ई, तो जीभ की आगे वाले हिस्से का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इनको बोलने में इनकी संख्या 4 बताई गई है, जिसमें लिखे भी हैं, आप नोट भी कर सकते हो कि जिसमें 4 संख्या बताई गई है। मध्य स्वर यानी इसमें मध्य, जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है, तो वो कहलाते हैं मध्य स्वर, ठीक है। पश्च स्वर तो जीभ के पीछे वाले हिस्से का प्रयोग होता है, तो वो पश्च स्वर कहलाते हैं। ये आपके जीभ के प्रयोग के आधार पर प्रयोग होते हैं, ठीक है, स्वर के प्रयोग होते हैं। अब चौथे नंबर पर होता है हवा की नाक या मुख के निकलने के आधार पर। हवा कहाँ से निकलती है उस आधार पर। तो निर्नुनासिक या मौखिक, ठीक है। तो ये आ, छोटा आ, बड़ा आ और ई, ठीक है, इनको मौखिक स्वर भी कहते हैं। मौखिक मुंह से बोलने वाले मौखिक स्वर प्रयोग होता है। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं अनुनासिक स्वर। इनकी संख्या अम, आम और इम। तो ये
चंद बिंदु उस पर लग जाती है, बल्कि स्वर आपकी बी है। जो नुनासिक हैं और मौखिक हैं, इन पर और इन पर दोनों में इतना ही अंतर है, इस पर चंद बिंदी नहीं लगी है, इस पर लगी है, दोनों में इतना अंतर। जिनाक से बोले जाते हैं और मौखिक या मुंह से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए चौथे नंबर, पाँचवें नंबर पर होता है ओंठों की स्थिति के आधार पर। अब ओंठों की स्थिति आप कैसे बनाते हो, उस आधार पर भी स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें अवृतमुखी और व्रतमुखी। अवृतमुखी मतलब इसमें आधा ओंठ बनाना है। ओंठ कैसे बनाते, आ, तो अवृतमुखी और व्रतमुखी, इसमें व्रत बनता है ओंठों का, इसमें अवृत आधा व्रत बनता है। ठीक है, इस पूरा व्रत बनता है इसमें। तो ये इसकी संख्या 6 बताई गई है जी, लिखी है आपके, और इसकी संख्या 5 बताई गई है। ठीक है, अब ये वाले हम पहले ही बता चुके थे आपको। तो आपने इसमें देखा कि स्वरों की संख्या जो होती है, आपको इसमें विशेषकर जो है, अगर आप केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो या पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए इनके आपको प्रकार पढ़ना जरूरी है। और अगर आप सामान्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान के चलते हैं आरक्षक की, सब इंस्पेक्टर की, तो इसमें आप ये वाले और ये वाले स्वर पढ़ लेंगे। ये वाले स्वर अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी आप नहीं दिक्कत नहीं है, इसमें आपकी आराम से जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो साहित्य के हिसाब से इतना डीपली सिलेबस नहीं रहता है। तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये वाले, पर ये वाले आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ये वाले भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप केवी की तैयारी, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना ही पड़ेंगी। भले एग्ज़ाम में ये आधे वाले आएँ, तो उसका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आपकी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी क्या होता है कि जब 2 कैंडिडेट बैठे हों, तो एक कैंडिडेट को अगर इतना ही पता है और दूसरे वाले को सारा कुछ पता है, तो अगर एक्सप्लेन कर दे तो पता चल जाता है कौन उससे ज़्यादा योग्य है। ठीक है, तो ये स्वर होते हैं, स्वर के प्रकार होते हैं। अब देखते हैं व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकारों से और कौन से प्रकार बनते हैं वो देखते हैं। देखिए व्यंजन जो आपको पता है कि 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इन 33 व्यंजनों को हम कैसे कैसे बांटते हैं, ये भी आप इसके पहली वाली क्लासों में देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, जो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं जो मुख के किसी न किसी भाग से, किसी न किसी हिस्से से स्पर्श करने के बाद ही बोले जाएं, तो वो कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। तो ये आप पहले देख चुके हैं। अब देखते हैं जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये 25 स्पर्श व्यंजन में आपके जी 25 स्पर्श व्यंजन में जी आप का की लाइन ता, टा, चा और पा। ठीक है, ये 5 अक्षरों की लाइन जो है, एक लाइन में 5 अक्षर होते हैं, ऐसे 5 लाइनों में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इन 25 स्पर्श व्यंजन को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। कंठस्थ का की लाइन जो है, कंठस्थ व्यंजन कंठ से बोली जाती है। आप बोल के देखिए, अगर ये बंद कर लेंगे तो कंठ से नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, क्योंकि ये कंठस्थ व्यंजन जो है वो कंठ से ही बोले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे का, खा, गा, घा, डा, जो कंठ से बोले जाते हैं। तो जो जहाँ से बोले जाते हैं स्पर्श करते हुए, वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दंतव्य ये दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, दंत के प्रयोग से बोले जाएंगे ता, ता। इसमें प्रयोग करते समय आपके दांतों का उपयोग होगा ही, इसलिए दंतव्य व्यंजन भी कहते हैं। जब बोलते के देखना आप कि ता, था, दा, धा, ना। मूर्धन्य, मूर्धन्य में मुंह की गोलाकृति बनती है, मुंह के अंदर गोलाकृति बनती है टा। मूर्धन्य बोलने में टा, ठा, डा, ढा, ढा। जीभ के सहयोग से मुंह के अंदर एक गोलाकृति बनती है, एक राउंड लेती है, उसे कहते हैं मूर्धन्य। तालाब मतलब उसमें ताल की सहायता से, जो मुंह के ऊपर का हिस्सा रहता है, उसकी सहायता से जी वाले वर्ण जो है बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन के बोले जाते हैं। चा, छा, जा, झा, ला। अब ओंट्स, ओंट्स मतलब ओंट्स की सहायता से जो बोले जाते हैं वो कहलाते हैं ओंट्स। पा, फा, बा, भा, मा, जी ओंट की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है,
अब ये आपके 25 वर्ण हो जाते हैं। इन्हीं 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इन्हीं 25 स्पर्श व्यंजनों में आपके अलप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और घोष, ठीक है, ये कहते हैं। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले देखो प्राण क्या कहलाते हैं। प्राण कहलाते हैं, प्राण यानी वायु, वायु हमारे प्राण होते हैं और वायु का प्रवाह जो है कम होता है तो अलप्राण होता है, वायु का प्रवाह ज़्यादा होता है तो महाप्राण होता है। यानी बोलते समय एक वर्ण के जितना बोलने में अगर वायु निकले तो उसे अलप्राण कहते हैं और एक वर्ण से ज़्यादा निकले तो महाप्राण कहते हैं। जैसे कि का बोलने में एक वर्ण जितनी ही वायु लगती है उसे कहते हैं अलप्राण, और खा बोलने में एक वर्ण से ज़्यादा हवा का प्रयोग होता है, ज़्यादा हवा या ज़्यादा प्राणवायु की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे कहते हैं हम महाप्राण। अब देखिए इसमें ज़्यादा कैसे का में कैसे मान के चलते हैं खा, तो खा किससे मिलके बना है? इसमें का भी समाहित है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा, भले ही हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इसको अंग्रेजी के माध्यम से देखते हैं कि का को हम लिखने के लिए के ए लिख देते हैं। इसमें दो अल्फ़ाबेट, दो वर्ण होते हैं, पर खा लिखने में की एच ए, यानी इसमें बीच में एच यानी हा का उच्चारण भी आता है। तो इसमें एक वर्ण जितनी हवा का प्रयोग हो, प्राणवायु का प्रयोग हो तो अलप्राण, और एक से ज़्यादा अक्षरों की हवा का प्रयोग हो तो महाप्राण। इसमें हा का प्रयोग भी होगा इसलिए महाप्राण है, उसमें एक ही प्रयोग है, एक ही वर्ण के जितना प्रयोग है इसलिए ये अलप्राण होगा, ठीक है। अब देखिए सघोष या इसी को हम घोष भी कहते हैं और अघोष, इसे अघोष कहते हैं। स्वर तंत्रियाँ जहाँ से स्वर हमारे निकलते हैं, हमारे स्वर जो जहाँ से निकलते हैं उन स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर ही दो भागों में बांटा गया है। तो अगर कंपन हो, स्वर तंत्री जो होती हैं अगर उसमें कंपन हो तो सघोष या घोष होते हैं, अगर उसमें कंपन नहीं है तो अघोष होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें, एग्ज़ाम में नज़रिए में कैसे पढ़ेंगे, उसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे, तो हम ये देख सकते हैं कि अलप्राण जो है इन 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इसमें प्रत्येक लाइन के, प्रत्येक पंक्ति के पहला, तीसरा और पांचवा, यानी जो विषम संख्या होती हैं या विषम पद होते हैं, तो विषम पद यानी 1, 3, 5, तो 1, 3 और 5 ये कहलाते हैं आपके अलप्राण। आप ऐसे करके आप देख सकते हो, जैसे का है तो का और खा, जैसे ता है तो टी ए ता होता है और टी एच था होता है, ठीक है। हा का समावेश उसमें रहता है। और चौथा और पांचवा कहलाता है महाप्राण, चौथा पांचवा महाप्राण कहलाता है, ठीक है। जो अलप्राण हो जाते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, और पहला, तीसरा, पांचवा, और चौथा नहीं सॉरी, ये दूसरा और चौथा, ये कहलाता है कि महाप्राण। ये दूसरा और ये चौथा महाप्राण हो जाता है, जो हो जाएंगे आपके अलप्राण और जो हो जाता है आपके महाप्राण, ठीक है। अब अघोष सघोष में से भी अगर आपको पहचानना है तो पहला और दूसरा, प्रत्येक पंक्ति का पहला दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है और प्रत्येक पंक्ति का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर जो है वो सघोष या घोष कहलाता है, ठीक है। सघोष या घोष कहलाता है, क्लियर। अब देखते हैं कि व्यंजनों में अंतरस व्यंजन भी होते हैं। ये व्यंजन वो कहलाते हैं जो अंदर से बोले जाते हैं, जो अंदर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जैसे या, रा, ला, वा, इनको हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पहले समझ में आ चुके हैं। तो ये इतने ही होते हैं अंतरस व्यंजन जो अंदर से बोले जाते हैं। या, रा, ला, वा, इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या 4 होती है, ये इसमें लिखे हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और उत्तम व्यंजन, सिबिलेंट ध्वनियाँ भी इन्हें कहा जाता है। इसके 4 नाम बताए गए हैं, इनको सा और हा, ठीक है। तो ये वो कहलाते हैं जिसमें ऊष्मा का संघर्ष हो या घर्षण हो, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है और ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ऊष्मा का ही घर्षण होगा, ठीक है। सिबिलेंट ध्वनियाँ भी इन्हें कहा गया है।
ठीक है। अब इनकी संख्या भी 4 होती है, सा, शा, सा और हा। क्लियर। तो अब हमने पिछली 2 कक्षाओं में और अभी की कक्षा में हमने स्वरों के बारे में, वर्णमाला के बारे में जितना कुछ था उसमें हमने बता दिया है। ठीक है। अब एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है, ताकि आप उसको और याद कर लें कि हमने ये चीज़ें आप देख चुके हैं। और याद रखना है, मुख्य चीज़ है याद रखना। अगर याद आता है समय पे तो आपका ये पढ़ना सार्थक हो जाएगा। ठीक है। इस उत्कृष्ट व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी आपने देखे हैं। ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं वो आपने इसकी पहले वाली क्लास में देखे हैं। उनकी संख्या भी याद रखना है, उनका संयुक्त, उनका जुड़ना किन, जैसे ज्ञा है तो ज्ञा किससे मिलकर बनता है। 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन, उसमें से जैसे संयुक्त व्यंजन में से ये होता है छा, स्रा होता है, त्रा होता है और ज्ञा होता है। इनमें से ये 3 तो ठीक है, पर ये जो है बार बार एग्ज़ाम में आता रहता है, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से चल जाता पता कि किन से मिलकर, किन संयुक्त अक्षर या किन अक्षरों से मिलकर, किन व्यंजनों से मिलकर ये बने हैं। ज्ञा जो है वो थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि ज्ञा जो है वैसे देखें अपन, वैसे अगर देखें तो उसमें ज्ञा बोलते हैं ज्ञा, जैसे लगता है आधा गा और या से मिलकर बना हो, तो ऐसा नहीं है। इसलिए ये एग्ज़ाम बार बार आता रहता है। ये आधा जा और या से मिलकर बनता है। ठीक है। तो बोलने से लगता है जैसे गा और या से मिलकर बनता है, इसलिए ये वाला आप याद रखना। और इसे 3-4 याद रखना है वैसे तो, पर इसको जो लास्ट वाला है जी भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। फिर अपने आगत गृहीत ध्वनियाँ नहीं देख पाए इससे पहले वाले में। तो आगत ध्वनियाँ गृहीत ध्वनियाँ वो होती हैं जो विदेशी भाषाओं से, बाहरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। तो आगत ध्वनियाँ जो हैं वो विदेशी भाषाओं की, जैसे अरबी फारसी है, अरबी फारसी, तो अरबी फारसी से आपके जा और फा जो नुक्ता कहलाता है, जो नुक्ता लगाकर इनको लिखते हैं तो ये कहलाती है आगत ध्वनियाँ आपकी। अरबी फारसी भाषा से, अरबी फारसी से ये ली गई हैं, इनकी संख्या 2 होती है। अब एक आगत ध्वनियाँ में अंग्रेजी से भी लिया गया है, जिसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में होता है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो जे अर्धचंद जो है डॉक। ठीक है। तो जी जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, और अरबी फारसी से जा और फा, ये नुक्ता लगाने के बाद। ठीक है। नुक्ते के बारे में भी कहा जाता है कि अगर आपने नुक्ता नहीं लगा पाया तो खुदा का जुदा हो जाता है। ठीक है। नुक्ता के फेरबदल से खुदा जुदा हो जाता है, इसके बारे में कहा जाता है नुक्ता के बारे में, कि नुक्ता लगाने से ये आगत ध्वनि कहलाती हैं, जो विदेशी भाषाओं से ली गई हैं, हमारे भारत की नाव के विदेशी भाषाओं से ली गई हैं। तो अरबी और फारसी से जा और फा होता है, अंग्रेजी से ये डा होता है। ये कहलाती है कि विदेशी या आगत ध्वनियाँ। इसे ही हम गृहीत ध्वनियाँ भी कहते हैं। गृहीत मतलब होता है ग्रहण करना। गृहीत मतलब ग्रहण करना। अपनी भाषा में, अपनी वर्णमाला में हम किसी दूसरी ध्वनियाँ को, दूसरी भाषा की ध्वनियों को ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है, उसे कहते हैं गृहीत ध्वनियाँ। अब अयोग्यभाव, अनुस्वर, विसर्ग। अयोग्यभाव आपने देखा, इसकी परिभाषा देखिए क्या होते हैं, और अनुस्वर क्या होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं। इन दोनों से मिलकर अयोग्यभाव बनते हैं। अयोग का मतलब क्या होता है, अयोग्यभाव का मतलब क्या होता है, ये इसकी पहले वाली क्लास में हमने बता दिया है। तो याद रखना आपको ये चीज़ें। ऊष्म व्यंजन, संघर्ष व्यंजन, उत्तम व्यंजन, जो हमने अभी देखा है। सिबिलेंट ध्वनियाँ ये हमने अभी बताया है, तो इसको भी याद रखना है। अंतरस व्यंजन भी आपने देखा। अनुनासिक व्यंजन भी आपने देखा, जो नाक से बोले जाते हैं। पंचम स्वर, अनुस्वर क्या होता है। अनुस्वर जो है उन्हें पंचम स्वर या पंचम ध्वनियाँ जो 5वें अक्षर पर रहती है, जी वाली ध्वनियाँ हैं जो 5वें अक्षर पर रहती हैं, इनको छोड़कर जो 5वें अक्षर पर रहती हैं तो उसे पंचम स्वर भी कहते हैं और अनुस्वर भी कहते हैं। तो अनुस्वर का प्रयोग पंचम स्वर के स्थान पर किया जाता है। ठीक है। अनुस्वर का प्रयोग पंचम स्वर के स्थान पर किया जाता है। स्वर की संख्या कितनी होती है ये भी आपने विस्तृत जानकारी इसकी बता दी हमने इसके पहले वाली क्लास में। तो आपको याद रखना है कि स्वर की संख्या कितनी हो, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, और ऐसे ही आपको व्यंजन की संख्या, व्यंजन के प्रकार भी कितने होते हैं। ठीक है। तो जो हमने आपको विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए
जो हमने आपको एक सिलेबस, एक पाठ्यक्रम लिखाया था, इसके पहले बताया था पाठ्यक्रम क्या है। उस पाठ्यक्रम में से फर्स्ट चैप्टर, पहला पार्ट जो है वर्णमाला का था। वर्णमाला का हमने आपको विस्तृत जानकारी इसमें दे दी है, और भी इसमें जो अपडेट होते जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम देते जाएंगे, ठीक है। इसमें पर इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो एग्ज़ाम में आपको आसानी रहेगी निकालने में, और जो कुछ भी इसमें और अगर रहेगा अपडेट होता जाएगा तो हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए। अब हम अगली क्लास में जो है वर्णमाला के बाद जो है आपका सेकेंड चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में नई नई जानकारी देंगे और नई नई चीज़ें देंगे कि नई नई चीज़ों को पहचानना, कैसे उनको हमें एग्ज़ाम में आते हैं, उन्हें कैसे प्रश्न बन के आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके बाद वाली क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।